वेलकम गाइज, हाउ आर यू? इट्स मी दीपक कुमार। और आज जो हम लोग जो लेकर वीडियो लाए हैं वो क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स का है। चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जो टॉपिक्स देखेंगे वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। ये पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इससे पहले 2 पार्ट का वीडियो बन चुका है, तो जो भी बच्चे दोनों पार्ट ने देखे सबसे पहले क्या करेंगे, उस वीडियो को वो ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस के रेट को कौन कौन सा फैक्टर्स इफेक्ट कर सकता है, कौन कौन सा प्रभावित कर सकता है उसको, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो उसको इफेक्ट करेगा। इसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड है टेम्परेचर। थर्ड में प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फोर्थ में सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। फिफ्थ में आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और सिक्स में आ जाएगा एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, या फिर इसी को हम लोग प्रेजेंस ऑफ लाइट बोलेंगे। तो ये आपके 6 फैक्टर्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो उसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, वो भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। इस वीडियो का नहीं, मतलब लास्ट पार्ट में वो देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। फर्स्ट नंबर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस प्रकार किसी भी रिएक्शंस के रेट को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे 2 जैसे कंटेनर दिखाया गया, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, इसमें रोल होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में हम लोग बोलते क्या है कि ये एक्चुअली कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शंस, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शंस। कंसंट्रेशन जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शंस। ये हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शंस में भी बात किया गया था। पीटर वागे, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, केमिकल काइनेटिक्स का बारे में बात किया था। उन्होंने ही बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या, कि रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है उस रिएक्शंस का स्पीड भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, 2 कंटेनर बना लेते हैं, उससे आसानी समझ सकते हैं। 2 कंटेनर, ये कंटेनर बन के रेडी हो गया। कंटेनर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कंटेनर नहीं देखना है, कंसेप्ट को समझना है। तो ये कंटेनर ए हो गया, ये दूसरा कंटेनर कंटेनर बी हो गया। ठीक है, 2 कंटेनर यहाँ पे लिया गया है, ए और बी। कंटेनर ए में हम लोग कुछ पार्टिकल्स को फिल कर रहे हैं इस तरह से, ठीक ना। 3 4 5 पार्टिकल्स फिल कर दिया गया है, 6, है ना। ये लेस कंसनट्रेटेड, जो कंटेनर ए है वो लेस कंसनट्रेटेड है। कंटेनर बी में क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज कर देंगे। अगर पार्टिकल्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम देखने लगभग लगभग सेम हो जाएगा। जब वॉल्यूम सेम होगा, पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन बढ़ेगा, है ना। तो उसको हम लिख सकते हैं मोर द कंसंट्रेशन, मोर द कंसंट्रेशन, मोर, है ना। ये जिसे दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या करें, कोलाइड ज़्यादा जल्दी करेंगे, कोलाइड करेंगे तो मोर द कॉलिजन, मोर द कॉलिजन विल टेक प्लेस, है ना। मोर द कॉलिजन, है ना, मोर द कंसंट्रेशन, मोर द कॉलिजन टेक प्लेस। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा कॉलिजन होगा। बिटवीन किसके बीच में, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है ना, रिएक्टिंग जो पार्टिकल्स हैं उसमें, रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, कॉलिजन ज़्यादा होगा। जब कॉलिजन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो ईजिली हम लोग लिख सकते हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैव ईजिली प्रोडक्ट विल फॉर्म, है ना। मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मोर द कंसंट्रेशन मोर द कॉलिजन टेक प्लेस, है ना। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहे हैं कि लॉ लेस कंसनट्रेटेड रहेगा, ये हाईली कंसनट्रेटेड है। तो मोर कंसनट्रेशन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज़्यादा होगा। लेस कंसनट्रेट क्योंकि ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोर द कंसनट्रेशन मोर द कॉलिजन टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, है ना। जैसे कॉलिजन ज़्यादा होगा तो कॉलिजन को यहाँ से इस तरह से दिखा सकते हैं, 2 एटम के बीच में कॉलिजन होगा तो ये प्रोडक्ट आसानी से बनाएगा। लेस कंसनट्रेशन रहेगा तो पार्टिकल में चूँकि स्पेस यहाँ पे ज़्यादा है, लार्ज स्पेस लिख सकते हैं, लार्ज स्पेस, है ना, कॉलिजन टेक
प्लेस लेस है ना, या कॉलिजन लेसर टेक प्लेस हम लोग लिख सकते हैं। तो लार्ज स्पेस कॉलिजन लेसर टेक प्लेस, मोर कंसंट्रेशन ज़्यादा कॉलिजन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं मोर द कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर्स हम लोग जो देखने वाले हैं वो टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर किस तरह से रिएक्शंस के रेट को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर का क्या रोल होता है रिएक्शंस के स्पीड में। तो टेम्परेचर हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड टेम्परेचर हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। टेम्परेचर का ये आप लोग क्या करना है, शॉर्ट नोट्स कॉपी जरूर बना लेना है इसका, ठीक ना। इससे क्वेश्चंस आते हैं कि राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, तो आपको इस तरह से सारे का एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ समझाया जा रहा है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना, सॉरी थोड़ा सा पेन गड़बड़ हो गया, आप ये टेम्परेचर लिखा हुआ विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर समझना है, TEMPERATURA, ठीक है। टेम्परेचर का स्पेलिंग सबको पता है। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएक्टेंट स्पीसीज भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज इंक्रीजेज। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रिएक्टेंट स्पीसीज का एनर्जी बढ़ जाता है ना। देयरफॉर मोर कोलिजन टेक प्लेस, मोर कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज, हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि मोर कॉलिजन, मतलब कॉलिजन और ज़्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉलिजन भी बढ़ेगा, है ना। कॉलिजन जब बढ़ेगा तो आपस में मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी टकराएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट इंक्रीजेज, है ना। प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट इंक्रीजेज, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज बढ़ेगा, मोर कॉलिजन होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से बढ़ सकता है। इन सम केसेस है ना, कुछ केसेस में बाय 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं, है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिएक्शन रेट बिकम्स डबल, मतलब रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शंस का रेट जो हो जाता है वो डबल हो जाता है। ये चीज़ को समझना है आपको, है ना। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से ही रिएक्शंस का रेट डबल हो जाता है। इसका मतलब कितना ये फैक्टर्स इफेक्ट कर सकता है, हम लोग समझ सकते हैं कि टेम्परेचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल by which movement increases, मतलब क्या करता है ये, तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका मूवमेंट बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ने से उसका रिएक्शंस का रेट जो हो जाता है वो इंक्रीज कर जाता है। थर्ड फैक्टर्स हम लोग यहाँ देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, कैटलिस्ट हम लोग सबको जानते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है। तो कैटलिस्ट दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट इसको बोलते हैं जो रिएक्शंस के रेट को इन्हेंस करेगा, बढ़ा देगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ, है ना, टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, एक अल्टरनेट प्रूफ मतलब पाथ प्रोवाइड करता है, एक अलग रास्ता प्रोवाइड करेगा। किस तरह का रास्ता, जो कि कम एनर्जी में ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए मजबूर कर दे, है ना। तो कैटलिस्ट का काम ये होता है, वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी एक टर्म होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसा बोलेंगे हम लोग, ऑफ मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिख देना है रिएक्टिंग, है ना, रिएक्टिंग। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट path to formation of product. It decreases the activation energy of molecule by which product easily formed, है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं किस तरह से कैटलिस्ट का रोल होता है। ऐसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री तो वहाँ से भी हम लोग को ये चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका इस तरह से डायग्राम, है ना। एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस, इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस में एनर्जी ले लीजिए आप, और एक्स एक्सिस में हम लोग ले लेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, है ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, थोड़ा लाइन को बड़ा कर देना है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, है ना, RKN का मतलब रिएक्शन समझना है।
तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं जैसे कि एनर्जी जो होता है रिएक्टेंट का ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है, ठीक ना। प्रोडक्ट का एनर्जी जब कम होगा तभी वो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, नहीं तो रिएक्शंस फिर रिवर्सिबल होगा, ये हमेशा याद रखना है। रिएक्टेंट के एनर्जी से प्रोडक्ट का एनर्जी जो होता है वो हमेशा, अगर प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट को स्टेबल होना है तो उसका एनर्जी हमेशा कम होता है, क्योंकि हम लोग का एक कंसेप्ट होता है लेस एनर्जी मोर स्टेबल, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। ई ए यहाँ जो टर्म है ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है। इसी एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी के नियरेस्ट वो जल्दी पहुँच जाता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, उतना टेम्परेचर यहाँ बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। कैटलिस्ट क्या करता है, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा देता है, जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उतना ना हो के उसके कम टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर देता है, इस तरह से। तो यही चीज़ लिखा गया है कि कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है ना। ई ए का मतलब एक्टिवेशन, ई का मतलब एनर्जी, यहाँ ई ए सी लिखा गया है मतलब कैटेलाइज्ड, है ना। कैटेलाइज्ड एक्टिवेशन एनर्जी इसको दिखा रहे हैं हम लोग। छोटा वाला जो लाइन है ना, छोटा वाला जो यहाँ पे दिखाया गया है जो कर्व से गुजरा है एनर्जी का, वो छोटा वाला जो है कैटेलाइज्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और बड़ा वाला जो विथआउट कैटेलाइज्ड है ना, बिना कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ से भी कि बिना कैटलिस्ट का एनर्जी कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो कैटलिस्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैटलिस्ट किस तरह से इफेक्ट करता है किसी रिएक्शंस को, इस हम लोग ग्राफ समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, है ना। सरफेस एरिया क्या करता है, अगर रिएक्टेंट का बात करें हम लोग, सरफेस एरिया रिएक्टेंट का अगर ज़्यादा होगा या कम होगा तो वो किस तरह से इफेक्ट करेगा केमिकल रिएक्शंस में, उस चीज़ को समझते हैं। तो लिखते क्या हम लोग, लार्जर द सरफेस एरिया, है ना, लार्जर द सरफेस एरिया मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैज़ अपॉर्चुनिटी टू कम, है ना। larger the surface area more reactant molecule has opportunity to come in contact or collide together, है ना। opportunity to come in contact or collide together to form product, है ना। इसका मतलब समझना है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अपॉर्चुनिटी भी हो जाएगा कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ज़्यादा होंगे, है ना। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना कांटेक्ट में आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कम सरफेस एरिया में कांटेक्ट में कम आएंगे, है ना, फ्री होके कम कांटेक्ट करेंगे क्योंकि वो सारे बाइंडेड होते हैं। तो कोलाइड ज़्यादा करेंगे, जैसे कोलाइड ज़्यादा करेंगे कॉलिजन ज़्यादा होगा। कॉलिजन जब ज़्यादा होगा तो कॉलिजन थ्योरी ये बोलता है कि ज़्यादा कॉलिजन जब होते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का स्पीड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। दैट्स वाई वी यूज जिंक पाउडर, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक पाउडर का यूज करते हैं, है ना। जिंक पाउडर इन लैब, जिंक पाउडर लैब में ज़्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू जिंक लंप, है ना। लिंक लंप करने का मतलब क्या है कि जिंक का जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करके निकालते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में होते हैं या चट्टानों के फॉर्म में होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े को लंप बोलते हैं हम लोग। तो लंप फॉर्म में क्या होता है, उसका सरफेस एरिया कम होता है। तो सरफेस एरिया कम होता है, तो सरफेस एरिया जब कम होगा तो रिएक्शंस का स्पीड जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग कोई चीज़ यूज करते हैं तो क्या करते हैं, जिंक पाउडर यूज करते हैं, है ना। जिंक पाउडर का यूज करने से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से रिएक्शंस का स्पीड अब ज़्यादा हो जाता है। तो आपको सिंपली बोलना है कहीं पे भी, इसको अगर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एडजॉर्प्शंस नाम का फेनोमेनन होता है। वहाँ पे एडजॉर्प्शंस, चूँकि सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है तो एडजॉर्प्शंस ज़्यादा होता है, और जब एडजॉर्प्शंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रिएक्शंस का स्पीडअप भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को समझना है इस तरह से। तो आपको सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट समझ में आया। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शंस का रेट भी उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या आएंगे, ज़्यादा सरफेस एरिया आएगा, ज़्यादा वहाँ पे कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में जब ज़्यादा आएंगे तो कॉलिजन ज़्यादा होगा। कॉलिजन जब ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो बहुत आसानी से होगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस वेरी इजीली। ये यहाँ पे जिंक लंप दिखाया जा रहा है, उधर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है, ठीक है। नंबर 5 पे बात करते हैं हम लोग, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट के नेचर पे और प्रोडक्ट के नेचर पे भी रिएक्शंस का रेट डिपेंड करता है। जैसे कुछ रिएक्शंस बहुत जल्दी फास्ट हो जाते हैं, कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलते क्या है कि कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज जो होता है, रिएक्टिंग स्पीसीज का जो रिएक्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, तो रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन हाउ इजी, है ना। मतलब वो बॉन्ड पे डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन हाउ इजी बॉन्ड्स आर
ब्रोकन और फॉर्म्ड, मतलब कितना जल्दी कोई बॉन्ड्स टूटेगा या बनेगा उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन हाउ इजी बॉन्ड्स आर ब्रोकन और फॉर्म्ड, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। जितना इजी बॉन्ड ब्रेक होगा और जितना इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, रिएक्शंस का रेट उतना ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हम लोग, कंबसन है ना, कंबसन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड का कंबसन का आने का मतलब क्या है कि इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग ऑक्सीजन के साथ, तो 2NO है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड लिखेंगे 2NO प्लस O2 है ना, O2 कंबसन गैस के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, गैसेस स्टेट में है तो बन जाएगा 2NO2 है ना, गैसेस स्टेट में। टेक प्लेस है ना, टेक प्लेस वेरी इजी बट, है ना, लिख सकते हैं हम लोग टेक प्लेस वेरी इजी बट, है ना, क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, 2CO2 है ना, 2CO2 सॉरी CO है, CO2 कर देना उसको, 2CO2 गैस फॉर्म में। ये बहुत आसानी से होगा। दिस रिएक्शन टेक प्लेस, है ना, दिस रिएक्शन टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू एबव, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना है तो वहाँ पे उसका कंबसन जो करवाना है वो थोड़ा सा लेट से होता है, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम टेकन लगता है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स बनने में वो बहुत आसानी से सकता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं नेचर कितना मतलब रिस्पॉन्सिबल या इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिएक्शंस के रेट को। और ये लास्ट पार्ट है जिसमें लोग प्रेजेंस ऑफ लाइट या एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट किस तरह से रिएक्शंस के रेट को इफेक्ट करता है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सम रिएक्शंस कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं, सम रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस, है ना, डू नॉट टेक प्लेस, सम रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस इन डार्क, मतलब ये डार्क में, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो डार्क में नहीं होते। दे रिक्वायर्ड लाइट, है ना, वो लाइट का क्यों रिक्वायरमेंट होता है, फॉर द इनिशिएशंस ऑफ रिएक्शंस, मतलब रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए लाइट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक ना, तो 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है यहाँ पे। तो ये सनलाइट, HNU साइन सनलाइट का साइन है, मतलब ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। सनलाइट क्या कर रहा है, तो सनलाइट आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरह के रिएक्शन को, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि फोटो जो वर्ड आया फोटोन से, जिसका मतलब होता है लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। और यहाँ पे लाइट का काम क्या है, तो लाइट का लिख लेना यहाँ पे, लाइट प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन, है ना, नेसेसरी कंडीशन या नेसेसरी एक्टिवेशन लिख सकते हैं हम लोग, नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टार्टिंग द रिएक्शंस, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, फॉर स्टार्टिंग द रिएक्शंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि लाइट का प्रेजेंस, ये 6 फैक्टर्स कितने इफेक्ट होते हैं किसी भी रिएक्शंस को दिखाने के लिए। तो इस तरह से समझ में आ रहा है, HCl का फॉर्मेशन हुआ तो इस तरह का हम लोग दिखा सकते हैं लाइट का कितना इंपॉर्टेंस है। ये 6 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे न्यू है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।